हेलो एवरीवन। हाय। मैं कुछ सवालों के आंसर देने आया हूँ जिसमें कुछ इतिहास से लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे कि सबसे पहला ये सवाल था कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो यात्राएं नंबर एक इसलिए करते हैं क्योंकि अपने सगे संबंधियों से मिलने जाने हो किसी के यहाँ, तो इस चक्कर में यात्रा करते हैं नंबर एक। नंबर दूसरा, व्यापार के लिए, किसी को कोई सामान बेचना हो खरीदना हो तो वो व्यापार के पर्पस से जाते हैं। और तीसरा पर्पस ये रहता है कि कोई सम्मेलनों में भाग लेने के लिए या कोई जैसे फंक्शन रहते हैं तो उस चक्कर में भी अ, यात्रा करनी पड़ती है। और और क्या रहता है, इसके लिए काम के लिए भी तो रहता है और साथ ही साथ पर्यटन स्थलों के लिए, सैर करने के लिए, जैसे कुछ पर्यटन स्थल हैं तो वहाँ घूमने के लिए यात्रा करते हैं। और पर्सनल काम भी रह सकते हैं, किसी को यहाँ मीटिंग है पर्सनल तो मीटिंग के लिए, तो इस चक्कर में लोग यात्रा करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर चीज़ पर लिखना आसान रहता है या फिर अ, लेख लिखना आसान रहता है, या फिर इसमें क्या कठिनाई आती थी। मतलब कठोर जो भी पहले लेख लिखे जाते थे तो एक रहता था पांडुलिपि, जो पेड़ों की छाल पर छाल को मतलब बनाया जाता था, उस पर लिखा जाता था, इसलिए इसे पांडुलिपि कहते हैं। और दूसरा रहता है अभिलेख। अभिलेख ऐसे रहते हैं जिनको बड़े बड़ी चट्टानों में पत्थरों पर छपवाया जाता था, मतलब अलग अलग उससे। तो इस चक्कर में कठिनाइयाँ ये रहती थी कि मतलब फ़ायदा इसका ये था कि अगर आप कठोर स्थान पर लिख रहे हो तो ये लंबे समय तक रहेंगे, इनको मिटाना आसान नहीं है, बहुत टाइम जितना हो सके बहुत से ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन अगर आप नरम चीज़ पर रख रहे हैं तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है, गल सकती है। लेकिन कठोर स्थान पर लिख दिया आपने, पत्थरों पर लिख दिया, अभिलेख लिख दिए, तो वो अमर रहते हैं, वैसे उनको मिटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पर कठिनाइयाँ यही रहती है कि इनको लिखने के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ती थी, और साथ ही जो कारीगर रहते थे वो पढ़े लिखे होने चाहिए तभी लिख पाएंगे। तो दूसरा सवाल, इसके अलावा तीसरा सवाल एक ये था कि हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने जाने वाले सिक्कों में जो पहले सिक्के थे इतिहास में, जो पुराने सिक्के, उनमें और आज के सिक्कों में क्या भिन्नता है। तो भिन्नता यही है कि आज के सिक्के हैं वो गोल रहते हैं और पहले के सिक्के चौकोर रहते थे। और पहले के चांदी के सिक्के निर्मित रहते थे, आज मिक्स होता है, मिक्स मतलब चांदी सोना सबसे मिश्रण करके उन सिक्कों की ढलाई की जाती है। पहले शुद्ध चांदी के या सोने के सिक्के चलते थे जिन्हें मोहरें कहते थे पहले। तो भिन्नता ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के सिक्के चांदी के अन्य धातुओं से बने होते हैं, बाकी वो शुद्ध रहते थे। और पहले के सिक्कों पर कोई अलग तरह के चिन्ह रहते थे, वो उनके ही चिन्ह रहते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह बनाया गया जो सिक्कों पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए उन सिक्कों में यही भिन्नता थी। वो आज के अपने सिक्के हैं वो दूसरे देश में नहीं चलेंगे, लेकिन पहले सोने चांदी के रहते थे तो वो पूरे जितने भी देश रहते थे आसपास के, वो सोना चांदी एक ऐसा वो रहता था जो कॉमन रहता था, सभी देशों में चल जाते थे, सभी राज्यों में चल जाता था। लेकिन आज का अपना जो सिक्का है वो दूसरे देश में जाके नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये भिन्नता रहती थी पुराने सिक्कों में और आज के सिक्कों में। और एक क्वेश्चन ये रहता था कि क्या पुरातत्वविद जो वैज्ञानिक रहते थे वो कपड़ों का अवशेष ढूंढ निकालते थे, पुराने कपड़ों का अवशेष। लेकिन पहले टाइम में क्या रहता था, रेशम के कपड़े ज़्यादा रहते थे, तो उस चक्कर में जो उनके अवशेष जल्दी से क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक का उतने टाइम में आविष्कार नहीं हुआ था, या लाइलॉन नहीं था जिस टाइम जो लंबे टाइम तक चल सके। वो उसी का रेशम के कपड़े रहते थे तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं।
तो एक सवाल ये था कि यहाँ पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, अवशेष रहते होंगे, लेकिन वो क्या है, टाइम के टाइम नष्ट हो जाते हैं। और उस टाइम सूती वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा किया जाता था। आज के टाइम में लाइलॉन या फिर जो प्लास्टिक बेस्ड कपड़े रहते हैं ना, उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। एक और क्वेश्चन ये रहता था कि भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाषा क्या रहती है? भाषा का विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाती है। जब कुछ हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई संस्कृत की कर ले, कोई हिंदी कर ले, इंग्लिश कर ले, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं रहती हैं, अपने विचारों को उसमें अभिव्यक्त किया जाता है और उसी को भाषा का एक नाम दिया गया है। तो इस चक्कर में एक सवाल ये भी होगा, भाषा का अर्थ स्पष्ट की भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाती है। और कुछ हम जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो एक भाषा का प्रयोग है। ये क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन यही था कि आदि मानव खानाबदोश क्यों था? जो आदि मानव रहते हैं वो खानाबदोश क्यों थे? तो आदि मानव खानाबदोश इसलिए रहते थे क्योंकि उनको मकान बनाना आता नहीं था, कपड़े बनाना आता नहीं था। उनको ठंड लगती थी तो वो कंदराओं में जाके छुप जाते थे। उनको भूख लगती तो वो खाने के लिए कंदमूल, फलों की, पत्तियों की, इसी का जुगाड़ करने में लगे रहते थे। तो उनको ज़्यादा इधर उधर कहीं एक जगह रखने का कोई वो नहीं था उनका पर्पस कि एक जगह यहाँ पर, क्योंकि उनको ना अनाज उगाना आता था, ना उनको कपड़ा बनाना, ना मकान बनाना, कुछ नहीं आता था। इस चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे और घूमते घूमते वो अपना भूख मिटा लिया करते थे। जो भी खाना खाना होता, पेट भरते थे, इसलिए उन्हें खानाबदोश कहा जाता था। खानाबदोश का मतलब है जो जहाँ घूम फिर के अपना पेट पालन कर ले, भर ले, एक जगह से दूसरी जगह इसी चक्कर में जाते थे। क्योंकि आज यहाँ पर कुछ फल लगे हुए हैं तो चलो आज 5 दिन 10 दिन यहीं चलते हैं, फल खाते रहते हैं। पानी की व्यवस्था हो जाती है, रात में छुपने के लिए कंदराएं हैं तो बस चल। लेकिन जैसे ही उनका खाना यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब वो दूसरी जगह निकल जाते थे। कि अब उनको पता नहीं था कि किस तरीके से खाना उगाया जाता है, अन्न उगाया जाता है, किस तरीके से मकान बनाए जाते हैं जिससे हमें कंदराओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख के लिए हमें अन्न की ज़रूरत, मतलब फलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन अन्न उगा लेंगे तो इस चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार रहते थे। क्योंकि उनको आविष्कार पता ही नहीं था उनको कि यार फल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अगर अन्न उगा लेंगे तो हमें यहीं पर अन्न उगा के रहेंगे। जब सर्दियाँ पड़ेंगी, बरसात होगी, तो अगर हम एक मकान बना लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास छत होगी और हमारे शरीर ढकने के लिए, मतलब जो उस टाइम मौसम के प्रभाव पड़ते थे, सर्दियाँ, बरसात, गर्मी, तो उस हिसाब से वो अपना क्या कर लेते थे, बचाव कर लेते थे। और इसी चक्कर में उन्होंने, और इसके साथ साथ एक और रहता था, हाँ, कपड़ों की भी जब प्रॉब्लम रहती थी उनको, तो कपड़ों में वो फलों की छाल, पत्तियाँ, उन्हीं से अपना बदन ढकते थे। तो इस चक्कर में उन्हें खानाबदोश कहा जाता है आदि मानव को। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी ज़रूरतों को समझा और टाइम टाइम पर उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया लगाए। इसमें पहिए का आविष्कार किया उन्हें, शिकार करते करते औजारों का आविष्कार किया उन्होंने। पहले पत्थरों के औजार बनाते थे, फिर लकड़ियों के साथ तो मिक्स करके पत्थरों की नकुली वो बनाने लगे। फिर उनके अलावा उन्होंने कुछ बीजों को इकट्ठे करके उनमें से पौधे लग दे के पौधे बनना शुरू हो गए। तो ऐसे करके कृषि का भी विस्तार हो गया। तो टाइम के साथ साथ उन्होंने अपग्रेड भी किया। लेकिन उस टाइम के आदि मानव को कहा जा रहा है, मानव को नहीं। जो शुरुआती लोग रहते थे, आदि मानव रहते थे, तो उनकी बात की जा रही है कि उन्हें खानाबदोश क्यों कहा जाता था। क्योंकि उनको टाइम पर खाना चाहिए था। सर्दियाँ पड़ती थी, बरसात होती थी, कुछ भी होता तो उन्हें बचाव के लिए कंदराओं की आवश्यकता पड़ती थी, तो गुफाओं में जाके छुप जाते थे। इस चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह उन्हें
निकलना फिरना रहता था, इसलिए उन्हें खानाबदोश कहा जाता है। अब इतने से अच्छे से समझ में आ गया। उसके अलावा क्वेश्चन ये भी है, आदि मानव काल में या पाषाण काल में संग्राहक क्या करते थे? तो आदि काल या पाषाण काल में संग्राहक आसपास के जंगलों में भटक कर कंद मूल फल खाते थे, फूल पत्ते लकड़ियां आदि इकट्ठे करके रखते थे तथा जानवरों को शिकार करते थे, साथ में मछलियां भी पकड़ते थे, और इनका ही काम यही था संग्राहकों का। और कोई क्वेश्चन है क्या? पुरातत्वविद किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन था एक, पुरातत्वविद। तो ऐसे ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की खोज तथा उनका वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को पुरातत्वविद कहा जाता है। जो इंसान उनको अध्ययन कर लेता है, किसी भी पुरानी चीज़ के बारे में बता सकता है कि हाँ ये कितनी पुरानी है, या इसका क्या उपयोग हुआ था, जो भविष्य में, जो बीत भविष्य सोच रहा हूँ, जो भूतकाल, जो अतीत में क्या इसका काम हुआ था, अगर वो जानकारी सटीक पहुँचती है तो उसे पुरातत्वविद कहते हैं। वो उनकी जानकारियों को एकत्रित करते हैं, उन पर अपनी रिसर्च करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बहुत कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बने रहें हमारे साथ, और भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी। इतना देखने के लिए धन्यवाद।